प्लेनेट एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको अब्रॉड स्टडी की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। आपका अगर एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शंस हैं। ट्वेल्थ के बाद बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है, उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। हम प्लेनेट एजुकेशन में ऑलमोस्ट सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। स्कैम होता है बच्चों के साथ इंडिया में बहुत। आप ये यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम होता है। ये छोटा सा होमवर्क 1-2 बच्चों को वेरीफाई कर लो तो पता चल जाएगा। कभी आपसे गलती हुई है या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जो मिस्टेक हो गया हो? बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इंडिया में लोगों को यही नहीं पता है कि इतने करियर ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल वो कंट्री चूज करें जो मुझे मैक्सिमम स्कॉलरशिप दे सके। अब यूएस जाते हो, यूके जाते हो, यूरोपियन कंट्री लाइक जर्मनी, फ्रेंच या ऑस्ट्रेलिया, किसी भी कंट्री में अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हो, विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, राइट? कितना पैसा लगेगा, किस टाइप का स्कैम होता है, राइट? इंडिया के अंदर कैसे लोगों को मतलब कैसे एक तरह से पागल बनाते हैं, मतलब कि हम आपका जल्दी करवा देंगे, कम पैसे में करवा देंगे, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? स्कैम किस टाइप के होते हैं? वीज़ा कहते हैं हम वीज़ा का अप्रूव करवा देंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रदर। रियलिटी क्या है, मतलब रियलिटी इन द सेंस ये है कि इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि एक अब्रॉड जाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप जा सकते हो, स्कैम से कैसे बच सकते हो, इंडिया में स्कैम कितने तरीके से होते हैं, पैसा आपका कितने तरीकों से जा सकता है, सोशल मीडिया में जो दिखाते हैं वो रियल होता है या नहीं होता है, फेक कैसे होता है, कैसे ट्रैप किया जाता है लोगों को, राइट? अब्रॉड जाने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए, प्लस आपको स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, 100% स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अब्रॉड में आपको मिल सके। लाइक आप यूएस जाना चाहते हो, यूके जाना चाहते हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, किसी भी कंट्री जाना चाहते हो पढ़ने के लिए, तो आप 100% स्कॉलरशिप लेके कैसे वहां पढ़ सकते हो जाके, पूरा प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे, इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में समझेंगे। अगर आप भी विदेश जाना चाहते हो स्टडी करने के लिए, अब्रॉड स्टडी के लिए, आपके लिए बेस्ट कोर्स क्या हो सकता है, शायद इस पॉडकास्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ओके, स्टार्ट करें। किस टाइप के बच्चों के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है, मतलब ये तो उसमें जैसे मैंने बोला कि बच्चों को अपनी ट्यूशन फीस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। लिविंग आप फिर भी मैनेज कर लेते हो वहाँ पर, बट ये गलती बिल्कुल ना करें कि ट्यूशन फीस कितनी नहीं होते हुए भी आप बाहर जाने की सोचो कि वहाँ पर सब कुछ मैनेज हो जाएगा। मैनेज नहीं होता। दूसरी बात जो मैं आपसे कह रही थी कि इसमें बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, टॉप रैंकिंग की फीस ज्यादा है तो कम यूनिवर्सिटीज में है उनका भी फीस कम होती है। आपका अगर एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा है, स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शंस हैं, तो एक कैटेगराइज करना कि कौन जा सकता है बहुत मतलब केस टू केस बेसिस पे बहुत अलग होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिनके बहुत करोड़ों रुपए की आईटीआर है सिर्फ वो जा सकते हैं और मिडिल क्लास के बच्चों को या लोअर मिडिल क्लास के बच्चों का बाहर पढ़ने का ड्रीम नहीं देख सकते, तो वो गलत है। हर जने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन है। बट हाँ, अगर आप कहें कि जी बिल्कुल मेरी 3-4 लाख रुपए की आईटीआर है और मैं उतने पैसों में मैं जा सकता हूँ, तो वो हमें थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ता है कि माँ बाप को उतना बोझा भी ना डालें, क्योंकि वो घर चलेगा या पढ़ाई करेंगे। तो एक सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और होमवर्क पूरा करना चाहिए। ओके, 12th पास बच्चा ट्राई कर सकता है या मतलब जाने के लिए? तो 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक तो 12th पास बच्चा जाता है अंडरग्रेड के लिए और एक होता है पीजी जो कि अपने बैचलर्स के बाद जाते हैं, तो दोनों के लिए ऑप्शंस होते हैं बाहर। ओके, मतलब प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम किस बात की? प्रॉब्लम जैसे कि सपोज यूपी बोर्ड का यहाँ का बच्चा है, राइट? अब अगर 12th के बाद बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता है, उसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो वो कैसी चीजें करता है? देखिए, जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, मैं भी यूपी बोर्ड की पास आउट हूं। यूपी बोर्ड या पंजाब बोर्ड हो गया, अपने यहाँ तो मल्टीपल बोर्ड है, फिर आईसीएसई हो गया, स्टेट बोर्ड्स की बात एग्जैक्टली है ना। तो जहाँ तक कि इंग्लिश की बात है, देखो बच्चे इंग्लिश थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है। बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं भी यूपी बोर्ड की पास आउट हूँ, ठीक है। सो बोर्ड से कैटेगराइज नहीं हो सकता, बट हाँ इंग्लिश में अगर बहुत हाथ तंग है आपका तो वो आज की डेट में थोड़ा सा हर्डल कर सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पर इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सब कुछ लेक्चर्स भी इंग्लिश में होंगे और आपको लिखना भी इंग्लिश में है। तो अगर आप इंग्लिश में थोड़ी सी आपका हाथ तंग है तो थोड़ी दिक्कत आएगी। अगर आप सिर्फ बोल नहीं सकते, आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं है। कि जैसे आपने कहा पंजाब बोर्ड, तेलंगाना बोर्ड, सब जगह का अलग अलग सबकी अपनी रीजनल लैंग्वेज है। तो इंग्लिश इतना स्ट्रांग हो ना हो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और लिखने की क्षमता होनी चाहिए, तब यू गुड टू गो।
बट अगर आप सोचें कि इंग्लिश आप लिख भी नहीं सकते और आपको समझ भी नहीं आ रही है, डिक्शनरी लेके हर चीज में बैठना पड़ रहा है, वो थोड़ी सी दिक्कत करेगा। तो उससे बेटर है कि थोड़ा सा आप यहाँ पर इंडिया में जो 12वीं पास बच्चा है, आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी बैचलर्स यहाँ से करो, इंग्लिश में थोड़ा सा अपना हाथ और स्ट्रॉन्ग करो, मास्टर्स कर ले जाओ। प्लेनेट एजुकेशन कौन कौन सी कंट्रीज में मतलब ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है? तो प्लैनेट एजुकेशन बेसिकली ऑस्ट्रेलिया सेंट्रिक कंपनी है, ठीक है। हमारे पास हम प्लैनेट एजुकेशन में ऑलमोस्ट सारी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज़ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज पूरे इंडिया में अगर मैं कहूँ कि जिस टाइप की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास है वो सिर्फ पूरी इंडिया में 8 से 10 कंपनीज के पास है। ओके, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया। ओके। एंड ये एक सो हम अपने आप को एजेंट्स नहीं बोलते, हम कंसल्टेंट्स हैं। जहाँ पर एजेंट्स और कंसल्टेंट्स में फर्क क्या है कि एजेंट सब कुछ बेचता है और इंफॉर्मेशन मतलब उसको सिर्फ पैसे कमाने से। कंसल्टेंसीज की एक रेपुटेशन होती है, एक सही गाइडेंस होती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया की जो मैं आपको बात कर रही हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया की कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना सबके लिए बस की बात नहीं है। बहुत ही बैकग्राउंड चेक, एक नंबर ऑफ एजुकेशन, कितना बच्चों को भेजा है, आपने क्या किया है, उसके बेसिस पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। और हमारी कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अच्छा बच्चे की उसकी ड्यू डिलिजेंस करके, उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके, उनके फंड्स वेरीफाई करके उनको हम भेजते हैं। ओके। एक बच्चा जब इंडिया से ग्रेजुएट होता है, राइट, तो मेजर मिस्टेक्स कौन सी होती हैं जो मोस्ट ऑफ द कॉमन स्टूडेंट्स करते ही हैं? सो एक जो मेजर मिस्टेक जो बच्चे करते हैं और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वहाँ पर जॉब्स नहीं है, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने कि जी जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब मार्केट बहुत लो है। एक जो बच्चा सबसे ज्यादा गलती क्या करता है, तो हम इंडिया से जब बाहर जाते हैं छूट होती है, माँ बाप सर पे नहीं है और आप बिल्कुल फ्रीडम आपको मिल चुकी होती है। उसमें आप क्या करते हैं कि जो आप चीज से गए हो, आप पढ़ने गए हो, नंबर 1 फोकस, नंबर 2 कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कोने में चले जाएं, अगर आपकी नेटवर्किंग नहीं है, आपने जो काम इसी काम में है, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, जहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं वहाँ पर अगर आप नेटवर्किंग नहीं करते हैं, हर जगह पे रेफरेंसेस काम करते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए आपका और मेरा सीवी है, सेम चीजें, सेम एकेडमिक्स है, सब कुछ है, बट मेरे पास एक किसी सीनियर का रिकमेंडेशन है कि हाँ रितिका एक अच्छी काम करने वाली है और ये इनको आप ऑप्शन दे दीजिए, उसको जॉब की प्रेफरेंस मिलेगी, चीजें जल्दी हो जाती बिल्कुल। तो बच्चे क्या करते हैं कि कैंपस पे नहीं रहते, जो कंपनीज आती हैं उनको मिलते नहीं है कि अच्छा जॉब तो लगी जाएगी क्योंकि मैं टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा हूँ। सिर्फ टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने से आपकी जॉब नहीं लग जाती। इस टाइम पे तो नहीं लगे। इस टाइम पे क्या, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे। सो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने का मतलब अच्छी तालीम दे सकते हैं, बट जॉब गारंटी आपकी लेगवर्क अगर नहीं किया, आपने हाथ पैर नहीं हिलाया, आपने लोगों से नहीं मिले जुले हो, तो नहीं मिलेगी। ये बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि बस ठीक है हम सब पढ़ने गए, मस्ती करें, पार्टी करें, और उसके बाद जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, जो वहाँ पे कंपनीज आ रही हैं, उनसे नहीं मिलेंगे। तो वहाँ के लोग हैं वो भी देखते हैं कि बच्चा कितना इंटरेस्टेड है, वो 1 साल, 2nd ईयर, 3rd ईयर सब में वो देख रहे होते हैं, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी फ्रेश टैलेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो अगर आप वो जो उनके करियर फेयर्स हब्स लगते हैं उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपके पास ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। ओके। अदर कंसल्टेंसी से आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? सबसे पहले कंसल्टेंसी के जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे लिए कुछ भी हो जाए, मैं बच्चे को कभी भी गलत गाइड नहीं करूंगी, मिसगाइड बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। ओके। नंबर 1, दैट्स हाउ आई एम डिफरेंट। सेकंड, हमारी कंपनी का एक है कि हम पूरा एंड टू एंड बच्चों को गाइड करते हैं, जैसे शॉर्टलिस्टिंग से लेके, एप्लीकेशन से लेके, उनका वीजा प्रोसेस से लेके, उनके अकोमोडेशन से लेके, अगर उनको स्टूडेंट लोन की भी रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी, पेमेंट के लिए कई बार बच्चे फंसते हैं कि बैंक वाला तंग कर रहा है, तो फ्लाई वायर या कॉन्वेरा जो भी जने हैं उनको सबको कनेक्ट कराकर उनकी जर्नी को, जैसे अब क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर है वो कहता है जी सर्जरी होनी है, वो कहेगा छोटी सी सर्जरी है, डॉक्टर के रोज का काम है, ठीक है ना, बट जिसकी सर्जरी होनी है उसके कहेगा मेरा शरीर में कट लग रहा है, तो उसकी तो बहुत बुरा हाल होता है ना। लाइकवाइज जो बच्चे होते हैं, हमारे लिए तो रोज का काम है तो हमारे लिए स्मूथ है, बट जो बच्चा पहली बार जा रहा है या पेरेंट्स पहली बार जो कर रहे हैं उनको नहीं समझ में आता कि क्या सही और गलत, द फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग। तो वहां पर हम सारा टाइम उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। ये नहीं कि बस ऑफर ला दिया उसके बाद हमारे को कोई मतलब नहीं है, हम बच्चे को पूरा संजो के प्यार से
उनका पूरा जर्नी को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं, जिसमें उनको कोई अड़चने ना आए। ये रिलेशन कब तक होता है स्टूडेंट के साथ? मेरे बच्चों का तो वहाँ पे जाने के बाद भी, और बहुत ही मेरे बच्चे तो मुझे कॉल करते हैं, मैम हमने घर ले लिया, 5 बेडरूम का घर है, आपका घर यहाँ पे तैयार है। तो मेरे तो जितने भी बच्चे मैंने भेजे हैं, मोस्टली, सारों से नहीं कहूंगी, कुछ अपने में निकल जाते हैं, बट 90% ऑफ द बच्चे मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं आज की डेट में भी। वो बच्चे कुछ हेल्प करते हैं जो? हाँ, कभी भी अगर मेरा कोई भी बच्चा है, अगर किसी यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहा है और मेरा कोई और बच्चा उसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, तो उसमें फिर उनको अगर मैं फोन करके बोलूं कि बेटा इसको, बच्चे को गाइडेंस चाहिए, ठीक है ना, इसका और इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, दे आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प। हमेशा वो उसको समझाना चाहेंगे। फिर उसके बाद एक मेरी बेटी थी, मतलब गई थी पढ़ने के लिए बच्चा, और एक स्टूडेंट मेरा वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहा था। वो पहली बार इंडिया से बाहर जा रही थी, तो बहुत घबरा रही थी कि मैं एयरपोर्ट से अपनी यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचूंगी। तो उस बच्चे से मैंने फिर बात करी, मैंने कहा बेटा ये थोड़ा सा घबरा रही है, पहली बार घर से बाहर कदम रख रही है। वो उसको एयरपोर्ट लेने आई और एयरपोर्ट से उसको यूनिवर्सिटी लेके गई। तो ऐसा नहीं है, मतलब बच्चों के साथ, बच्चे बिल्कुल कोमल पंखियों की तरह होते हैं, उनको आप जितना प्यार से रखो, समझो, रिश्ता अपना वैसे ही निभा के रखते हैं। ओके। स्कैम होता है बच्चों के साथ इंडिया में जाने से पहले? बहुत। कैसे कैसे टाइप के? अभी आपके आने से पहले मेरे पास एक स्टूडेंट होके गया था, वो किसी एजेंट पे गया था ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो एप्लीकेशन देखकर, और उसने कहा कि हमारे को डिग्री, सो जैसे क्या होता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको यूएस में जाना है तो एक आपको अपनी डिग्री को वेस्ट असेसमेंट कराना पड़ता है। वो एक इक्विवेलेंसी होती है कि इंडिया की डिग्री का और यूएस में कितने ग्रेड्स बराबर होते हैं। तो उसने उस बच्चे से 40,000 रुपए लिए कि भाई इक्विवेलेंसी करानी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी डिग्री है इंडिया की डिग्री को माना जाता है, आपको कोई इक्विवेलेंसी नहीं करानी होती। ओके। तो उसने बच्चे से 40,000 रुपए लिए कि इक्विवेलेंसी कराऊंगा। फिर उसके बाद उसने, बच्चे ने जुलाई में जाना था, उसको क्योंकि अपने काम के बारे में पता नहीं था, तो वो उसको टरकाता उसका बेचारे का इनटेक ही मिस हो गया, और अब मैं उसको नवंबर इनटेक में भेज रही हूँ। तो बच्चे जो एजेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता, पूरा काम जानते नहीं है, तो जैसे वो ये ना फोकस है सिर्फ कैसे पैसे बनाने हैं, पैसे। एग्जैक्टली। आपने इतनी सारी रीलें सुनी होंगी, कितने सारे सोशल मीडिया पे भी सुना होगा कि पहले वीजा बाद में पैसे। ये कहीं एडअप नहीं करता। बच्चों को इस चीज को समझना चाहिए। कहीं पे भी, चाहे वो यूके है या कहीं पे ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, कहीं पे भी है, वो फंड्स आपके होने चाहिए। किसी और में अगर वो मेड अप फंड्स हैं, इसका मतलब वो इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो उस वक्त तो आपको शायद वीजा शायद दिलवा दें, बट अल्टीमेटली अगर वो पकड़ा गया, जिसमें आजकल स्क्रूटनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, चाहे किसी भी कंट्री की बात करें, वो बच्चों का वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। वो पैसे जो एजेंट को आपने दिए वो भी खत्म हो गए, और प्लस आपको वापस भी भेज दिया जाता है। तो स्कैम्स तो इतने सारे स्कैम्स हैं। एक बच्चा और मेरे पास आया था, तो उसको यूएस की एक बहुत अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी है, ब्रिटिश, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी, वो हैदराबाद में वो एजेंट था, और उस बच्चे को उसने एक फ्रॉड ऑफर लाके दिखा दी, ठीक है, ईमेल पे, और उससे 35 लाख रुपए ले लिए कि मेरे यूनिवर्सिटी की फीस जमा करनी है। बच्चों को, मुझे इतने पढ़े लिखे बच्चे आजकल, उनको ये नहीं समझ में आता कि आजकल हर चीज़ पेमेंट ऑनलाइन होती है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे डायरेक्ट होती है। आप एजेंट के हाथ में 1 रुपए भी क्यों दे रहे हैं? मेरी जो पेमेंट्स होती हैं, बच्चे खुद पेमेंट करते हैं यूनिवर्सिटी के पोर्टल्स पे या कॉन्वेरा के थ्रू टोटल बैंक डील होती है। मेरा उसमें कोई रोल ही नहीं है पेमेंट का। वो 35 लाख रुपए दे के उसने बच्चे के पास रियलाइज करा कि उसने यूनिवर्सिटी को मेल करी, कहता आपका तो कोई ऑफर ही नहीं है, आपके कोई आईडी नहीं है। ओह गॉड। तो ऐसे बहुत सारे हैं, और उसमें बच्चों को मैं कहती हूँ, आप लोग सारा टाइम फोन पे लगे रहते हो, थोड़ा सा होमवर्क, बैकग्राउंड चेक तो करो, यूनिवर्सिटी के साथ मेल तो करो, देखो तो सही, सर्टिफिकेशन से चेक करो। बट एक्चुअली में कोई रिसर्च नहीं करता। रिसर्च नहीं करते, और फिर क्यों नहीं कोई आपको बेवकूफ बनाएगा? क्योंकि आप अपना होमवर्क ही नहीं कर रहे हो। पढ़े लिखे होने का फायदा क्या है? पेरेंट्स भी, बच्चे भी, आई ऑलवेज से डू योर होमवर्क। कैसे बच सकते हैं? सेम चीज, डू योर होमवर्क। अपना जो उनकी वेबसाइट, जैसे अगर आप हमारी प्लैनेट के आपने पूछे, आप ये यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसमें ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम होता है, उसमें हमारा नाम होगा। ओके।
तो ऐसे ही जो कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं तो उनकी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे उनके ऑथराइज्ड एजेंट्स के नाम होते हैं। इसको थोड़ा सा दोबारा रिपीट कीजिए, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। कोई बात वेबसाइट में जो नाम होता है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना, तो उसमें अगर आप सर्च करेंगे ऑथराइज्ड एजेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, ओके, ठीक है, उसमें आपके पास पूरे इंडिया के जो एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनका पूरा नाम आ जाएगा। और वो लीगल होगा फिर? वो लीगल है, वो तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे उनका नाम है। तो वहां पे आपको पता चल गया कि ये ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना रहा है। अगर वहां पे नाम नहीं है, हाँ, तो फिर वहां से कंसल्टेंसी ना लें, या तो ना ले, या तो उनसे पूछे कि आपका नाम तो उस वेबसाइट पे है नहीं, तो आप किसी और से, क्योंकि थर्ड पार्टी भी काम B2B जैसे काम होता है, ऐसा नहीं है मैं किसी के लिए क्यों ऐसा बोलूं, B2B लोग काम करते हैं, तो उसमें से पूछे कि सर आप किससे मेरी फाइल लगा रहे हैं, ये जानना हक है बच्चे का। सपोज एज अ थर्ड पार्टी मैं बच्चों को लाता हूँ और आपसे कनेक्ट करके आपके पास भेजते हैं, तो बच्चा मुझसे पूछे कि किसके थ्रू जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि ऑफर लेटर पे मेरा नाम लिखा होगा ना, मेरी कंपनी का नाम, प्लैनेट एजुकेशन का ऑफर नाम लिखा होगा। ओके, तो पूछे। वेल, ये ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा होता है, यूके और सब में नहीं होता, बट भी शुरू होगा, फिलहाल नहीं है, बट कोई बात नहीं, बट फिर भी आपको जानना जरूरी है। उनके बच्चे थ्रू भेजे हुए बच्चे, अक्सर आपने कंसल्टेंट्स के दीवार पे देखा होगा कि ये बच्चा यहाँ गया, ये बच्चा यहाँ गया, वेबसाइट पे भी नाम लिखे होते हैं। लिंक्डइन पे उस बच्चे को कनेक्ट करो, ठीक है ना। अगर आप किसी नई जगह पे हो, सपोज आप बाहर पढ़ने, आपका नाम मैंने अपनी कंसल्टेंसी में लगा रखा है वेबसाइट में कि मैंने आपको सिडनी भेजा था, ठीक है ना, आपका नाम पूरा है, लिंक्डइन पे आपका नाम और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी लिखूंगी तो मैं आपको ढूंढ लूंगी, अगर आप एक्चुअली में गए हो तो, ठीक है, उसमें आपको दिखेगा, आप उससे कनेक्ट करो लिंक्डइन पे। लिंक्डइन पे आजकल सब लोग जवाब देते हैं, ठीक है ना। उसमें आप लिखोगे कि क्या आप यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी गए हो, हाँ, आपका एजेंट कौन था, आप किसके थ्रू गए थे, तो वो कहेगा प्लैनेट एजुकेशन। अगर कहता है प्लैनेट एजुकेशन या कोई भी, या XYZ, कोई ग्रीस, कोई भी, जैसे सब एजेंट मेरा अगर है मान लीजिए, उसने कहा ग्रीस कंसल्टेंसी, तो वो बोलेगा ग्रीस कंसल्टेंसी, ओके, ठीक है ना। तो ये छोटा सा होमवर्क, एक दो बच्चों को वेरीफाई कर लो तो पता चल जाएगा। बट ये करते नहीं है लोग यूजुअली। मैं तो कह रही हूँ होमवर्क करो थोड़ा सा, कन्वीनियंस इतनी भी नहीं देखो, या तो आपका कोई जानने पहचान वाला इस कंसल्टेंसी से गया हो। आज तक कभी आपसे गलती हुई है या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस जो मिस्टेक हो गया हो, या बच्चा वहां पहुंच गया हो, इसके बाद उसके साथ स्कैम हुआ हो, या इंडिया से चला गया हो इसके बाद उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस ऐसा कुछ हुआ है? तो मेरी एक बच्ची थी जो जयपुर से थी, उसको मैंने मेलबर्न सिटी में भेजा था, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, वो बच्ची वहाँ पे पढ़ी। अब वहाँ पे जो ऑनशोर एजेंट्स होते हैं, तो वो काफी बड़ा स्कैम, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होते हैं। okay. तो वो बच्ची बेचारी वहाँ पे गई, वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से लेके सारे टूरिस्ट गाइड और एजेंट्स बने फिरते। उसने उसको बोला कि अरे ये जो तुम कोर्स कर रही हो इसमें तो तुम्हें PR नहीं मिलेगा, ये तो PR है ही नहीं, तो तुम ये वाले कोर्स में कर लो और तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी। उस बच्चे के पेरेंट्स ने एजुकेशन लोन लेके गए हुए थे, ठीक है। अब वो एजुकेशन लोन उस यूनिवर्सिटी के नाम पे था, लोन जो है वो यूनिवर्सिटी के नाम पे होता है, कोर्स सेंट्रिक होता है। वो बेचारी बच्ची बहक गई और उसने वहां पर ट्रांसफर करा, पैसे भी बर्बाद गए और वो उसका लोन भी बंद हो गया। पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर और पड़ा। उसके बाद वो वापस यूनिवर्सिटी में आना चाहती, बट यूनिवर्सिटी में वो वो हो गई ना, मतलब उसने फ्लाउट किए नॉर्म्स, तो उसको फिर यूनिवर्सिटी ने वापस नहीं दिया, वो बच्ची वापस आई। और उसको मुझसे बात की थी उसने, मैंने कहा था उसको कि बेटा वहाँ पे कैसे टैक्सी, उसका फोन आया था मुझे और मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा ये सब आपको कहानी बता रहे हैं, ये सच नहीं होता। अगर आप अपने आप को लेवल डिग्रेड करोगे तुम्हारा सारा करियर खराब हो जाएगा, पैसे बर्बाद होंगे। पर बच्चे तो बच्चे हैं, नहीं सुनना चाहते थे, लालच में आ जाते हैं, लालच में आ जाते, PR हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो और कुछ ऐसा कुछ हुआ हो जो सपोज कोई बच्चा ये देख रहा है, राइट, स्टूडेंट, ठीक है, समझ चुका है कि ये गलतियां नहीं करना है, गलत कंसल्टेंट या एजेंट के पास नहीं जाना है,
वहाँ जाने के बाद एक ये केस आया आपके पास कि किसी टैक्सी ड्राइवर के थ्रू मिसगाइड हो गई वो बच्ची, और कोई ऐसा केस हो जो बच्चे जाने के बाद गलतियाँ ना करें? तो एक तो अपनी अकोमोडेशंस बिल्कुल सोच, क्या होता है तो थोड़ी बहुत ही बच्चे गलतियां करते हैं। देखो यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, यूनिवर्सिटी में तो अगर ये केस चेंज आप ना करो, यूनिवर्सिटी चेंज ना करो, ये तो एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस नॉर्मली है जो ये पंजाब हरियाणा साइड से बच्चे जाते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ वहाँ पहुंचना है और उसके बाद सस्ती प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लेना है, और या फिर वहां से गायब भी हो जाते हैं। इसी वजह से थोड़ा सा हाई स्क्रूटनी इंडिया के स्टूडेंट्स की होती है। तो उसके अलावा जो अकोमोडेशंस में भी बच्चे कई बार तंग हो जाते हैं, जो प्राइवेट अकोमोडेशन सस्ते के चक्कर में ले लेते हैं। मेरे बच्चों के साथ तो थैंकफुली नहीं हुआ, बट कुछ मैंने उनके फ्रेंड्स के बारे में सुना कि वहाँ पे लीज उन्होंने ली साल भर की, पैसे एडवांस पूरे ले लिए, और फिर 2 महीने बाद उनका वो कॉलेज गए हुए थे, पीछे से सामान सारा बाहर कर दिया, और क्योंकि कोई पेपर पे डॉक्यूमेंट नहीं हुआ था। हर चीज बाहर की, आपको हर चीज आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। पेमेंट से लेके लीज से लेके हर चीज बच्चों को डॉक्यूमेंट करके रखना चाहिए। इजीली ट्रस्ट ना करें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ अपना कोई नहीं होता। अपना कोई नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ है आपके पास है, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट साइन नहीं है तो आपको वहाँ पे पुलिस गवर्नमेंट भी कुछ भी नहीं आपको हेल्प कर सकती। तो वो बहुत जरूरी है कि आप अपना हर चीज को डॉक्यूमेंट करके रखें। इलीगल के तरीके से आप एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए, जो क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि टैक्स बचाने के लिए टेक्निकली जो स्टूडेंट्स को ऑफिशियल टाइम मिलता है काम करने का, तो उसमें उनके अकाउंट में पैसे जाते हैं जिसमें थोड़ा टैक्स कटता है। बच्चे वो टैक्स बचाने के चक्कर में कैश में पैसे ले लेते हैं। जब तक नहीं पकड़े गए तब तक कुछ नहीं है, बट पकड़े गए तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो वो चीजें, ये सब चीजें, इजी मनी हमेशा अच्छा नहीं होता, क्योंकि कोई भी चीज आसान नहीं होती है, एक प्रोसेस होता है। क्योंकि आप एक पराये देश में हैं, मतलब गलत काम तो कहीं पे भी सही नहीं है। हाँ। मगर स्पेशली अगर आप एक पराये देश में हैं, आपको कुछ भी होए तो आपको वहाँ पे बचाना आसान काम नहीं है। तो क्यों एक छोटे से कहते हैं ना, पेनी वाइज पाउंड फुलिश मत बनिए। 4 रुपए बचाने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब, पूरी लाइफ की वॉट लग जाएगी। बिल्कुल। ओके, सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर और क्या मिसगाइड करते हैं आज तक आपके एक्सपीरियंस में? सोशल मीडिया में एक तो ये जो जैसे मैंने आपसे बोला, पैसे पहले, पैसे बाद में, वीजा पहले, ठीक है ना, उसके बाद गलत इन्फॉर्मेशन कीजिए आप, 5 लाख रुपए में ITRs नहीं चाहिए, आइल्स के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का एग्जाम है, उसमें क्योंकि जैसे आपने मुझसे पहले पूछा कि इंग्लिश में अगर तंग है तो वहाँ पे क्योंकि आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में सुनना है, इंग्लिश में लिखना है, कॉम्प्रिहेंड अगर आप इंग्लिश में नहीं कर सकते तो आइल्स का टेस्ट सिर्फ ये है कि कोर्स के लेवल पे, जैसे नर्सिंग है आपको और टेक्निकल लैंग्वेज करना है, इंजीनियरिंग है और टेक्निकल लैंग्वेज है तो उसमें आइल्स का स्कोर आपको हायर चाहिए। बिजनेस प्रोग्राम में नॉर्मल लैंग्वेज है तो उसमें नॉर्मल आपको आइल्स स्कोर है। आइल्स स्कोर सिर्फ आपकी रेलेवेंसी बताती है, वो आपको स्कॉलरशिप्स नहीं दिलाती। तो अक्सर ये है कि आइल्स, बड़े आइल्स स्कोर में आप 100% स्कॉलरशिप पे चले जाओ, ये सब जो ये कहानी। फिर उसके बाद जॉब मार्केट आपको कि जी वीजा हम दिलवाएंगे, जॉब भी आपको हम दिलवाएंगे, 35 लाख रुपए दो, अशोर्ड जॉब, ये सब चीजें बहुत सोच समझ के, अगर अशोर्ड जॉब अगर ऐसे 35 लाख रुपए में लग रही होती तो सारे बच्चे वहीं जाकर जॉब कर रहे होते। ट्रू। स्कॉलरशिप मिलने का क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया में होने चाहिए? स्कॉलरशिप में जैसे हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती है। 1-2 एग्जांपल। ज्यादातर एकेडमिक्स पे सबसे ज्यादा होती है। ओके। अगर हम, और एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जैसे आपने पहले क्वेश्चन पूछा कि कौन बच्चा सपना देख सकता है, हाँ। तो उस केस में एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है मोस्ट कंट्रीज में, जिसमें कि आपकी सालाना आय कार्ड जो है कम होती है। Okay. तो वो आपको जस्टिफाई करना होता है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, बट उसमें आपको यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट सब जो है फंड करती है, तो काफी सस्ते में और बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स में आप जा सकते हैं, बट आपको उस बैककेट में आना चाहिए जो नीड बेस्ड होता है, जिसमें कि आप पैसे मांग के, मतलब कह सकते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप दीजिए। फिर उसके अलावा कुछ होते हैं, जैसे आपके स्पोर्ट्स में आपने कुछ अचीव किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप, या फिर आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा है जिसमें आपने कुछ अवार्ड जीते हुए हैं नेशनल लेवल पे, गेम्स में या फिर डिबेट में या अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो उसके बेसिस पे, एक प्रोफाइल के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप, फिर इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप्स अलग होती हैं, वुमेन स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, उसको एक में सम अप करना मुश्किल है, बट स्कॉलरशिप्स के ऑप्शंस हैं। समझना चाहता हूँ, जैसे मेरा भाई है, राइट,
अभी वो 12th पास है। ओके। अगर हमें उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना है, उसके 78% है 12th में, वो बायो से है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजना है, MBBS के लिए, MBBS के हाँ लिए ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अगर उसे स्कॉलरशिप लेनी है तो क्या प्रोसेस होगा पूरा? सो पहली बात तो MBBS एक कोटा प्रोग्राम है। जब कोटा प्रोग्राम कहते हैं मतलब बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, उसमें स्कॉलरशिप्स नहीं होती। ओके, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा 78%। MBBS में अगर हम ऑस्ट्रेलिया में हम देखना चाहते हैं तो 90 to 95% मिनिमम मांगते हैं, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव कोर्स है। तो 78% अगर बच्चा 12वीं में नहीं ला पाए तो वो आगे भी पढ़ाई में कोप अप नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है हर यूनिवर्सिटी का। 3-4 एग्जाम्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग एक्सेप्ट करते हैं। ISAT है, GEMSAT है, UCAT ANZ है। 3-4 एग्जाम्स, इनमें से कोई भी एक एग्जाम यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक आपको देना पड़ता है, और उसमें भी, और उसके बाद बहुत सारे राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। 1% एक्सेप्टेंस होती है बाहर बच्चों का, तो बहुत कॉम्पिटिटिव है। सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट बात, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। 1 करोड़ साल का लगभग लगता है। इतना तो लगभग इंडिया में भी हो जाता है जी। तो वहाँ पे एक्सपेंसिव है, कंपटीशन हाई है, बट हाँ अगर आप ये सब चीज़ें मीट करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, लाइफ बहुत अच्छा, ROI बहुत अच्छा है। ओके। पार्ट टाइम जॉब को लेकर, हालांकि आपने थोड़ा बताया, बट इसको थोड़ा सा और। पार्ट टाइम जॉब जो है हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 48 आवर्स फोर्टनाइट है, आपका UK में जो है 20 घंटे मतलब आप कर सकते हैं हफ्ता। हाँ जी, 1 वीक में 20 आवर्स अ वीक। न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही है, और US में तो अभी थोड़ा सा डामाडोली चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, बट बाकी यूरोप में भी लगभग 20 आवर्स अ वीक। हर सेगमेंट का अलग अलग है। मोटा मोटा इतना हो जाता है, जिसमें बच्चों को अलाउड है उसमें काम करना। एंड छुट्टियों में, जैसे आपका जो विंटर समर ब्रेक है, अगर आप घर नहीं आ रहे तो उस टाइम पे आपको फुल टाइम अलाउड होता है काम करना। उसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि लिविंग फीस बच्चा मोटा मोटा निकाल लेता है ये सब काम करके, ठीक है ना। अब उसमें ये भी है कि आप राजा की तरह रहे या रंग की तरह। तो अगर मतलब मैं आज को ये बोलूं कि जी लिविंग निकाल लेता है, और बच्चा कहे जी अच्छा ठीक है मैं तो अब रोज ही इतने इतने पैसे खर्चूंगा, राजा की तरह बिल्कुल जिंदगी जीऊंगा, वो नहीं पॉसिबल होता है। मीडियम एवरेज गुड लाइफ, अच्छी डिसेंट कंफर्टेबल, मगर आराम से आप लिविंग निकाल देते हैं। ट्यूशन फीस नहीं निकल पाती। मैं 10 दफा इस बात को बोलना चाहूंगी कि पार्ट टाइम जॉब से थोड़ा सा आप फैसिलिटेट कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि ट्यूशन और लिविंग पूरा आप निकाल लेंगे पार्ट टाइम जॉब से, वो नहीं हो सकता अनटिल आप इलीगल तरीके से नहीं कर रहे। प्लीज ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें वहाँ जाके, बिल्कुल, क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी ऐसा होता है, हालांकि आपने बताया कि कॉलेज बहुत अच्छा है, राइट? क्या सिर्फ कॉलेज के नाम से जॉब मिल जाती है या हो जाता है? नहीं, सिर्फ कॉलेज के नाम से जॉब्स नहीं मिलती। कॉलेज अच्छा हम किसको कहते हैं? जिसकी रैंकिंग अच्छी है। रैंकिंग अक्सर देखिए, जो रैंकिंग होती है ना, उसमें क्या होता है 60 to 70% उस कॉलेज ने कितनी रिसर्च करी है, साइटेशंस कितनी है, उस पर निर्भर करता है। 10% उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो कितनी है, उस पर डिपेंड करता है, और 20% स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन पे डिपेंड करता है। तो जो रैंकिंग्स होती हैं मोर और लेस, जो रिसर्च कितना है, कितना उस पर यूनिवर्सिटीज़ खर्चा कर रही हैं, उस पे बेसिस पे होता है। एक गलती जो आपने इसमें क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं, इसमें कॉलेज अच्छा की जो रैंकिंग है ना, एक होता है ओवरऑल कॉलेज की रैंकिंग, एक होता है कोर्स स्पेसिफिक रैंकिंग, जैसे कि बिजनेस के लिए कौन सा अच्छा है, कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सा अच्छा है, साइंस के लिए कौन सा अच्छा है, साइकोलॉजी के लिए कौन सा अच्छा है, ऐसी अलग अलग फील्ड्स में। बच्चे एक ही गलती बहुत ज़्यादा करते हैं कि वो सिर्फ कॉलेज रैंकिंग देखते हैं। आपने कॉलेज पढ़ने नहीं जाना है, आपने उस पर्टिकुलर कोर्स में उसकी क्या रैंकिंग है, वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी उस रैंकिंग को फॉलो करें, क्योंकि उसका मतलब अगर उसकी रैंकिंग अच्छी है, इसका मतलब उनकी फैकल्टी अच्छी है। आपने वो पढ़ने जाना है, आपका बेसिक है कि आप उतनी नॉलेज गेन कर सकें, तो वो बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब बच्चे सिर्फ कॉलेज पे ना फोकस करके पर्टिकुलर डोमेन या कोर्स पर ज़्यादा फोकस करें, रैंकिंग पर। हाँ, जैसे अगर मान लीजिए साइकोलॉजी, BSc साइकोलॉजी करने जाना है, तो साइकोलॉजी की रैंकिंग देखें। उसमें ओवरऑल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग हो सकता है 50 के नीचे हो, बट साइकोलॉजी के लिए हो सकता है वो 50 अच्छा कॉलेज हो।
तो फिर उसी को चूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली। अब आप कोर्स पढ़ने जा रहे हो, ठीक है ना, जो जॉब एम्प्लॉयबिलिटी आपने बोली, तो अगर वहां पर आपने अच्छा पढ़ा है तो उसका मतलब उसकी एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो भी तो अच्छी है ना, वहां से पढ़ने के बाद बच्चों को जॉब्स भी मिल रही हैं। तो दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। ओके, गॉट इट। इंडिया में अभी तक जितने भी बच्चे आपने गाइड किए हुए हैं, राइट, उनमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है कोर्स से रिलेटेड? क्या उन्हें क्लियर नहीं होता है कि नहीं हमें यही करना है? क्या होता है मतलब? हमें ना अंदर ही अंदर हमें सबको पता होता है हमें क्या करना है। बचपन से कुछ ना कुछ ड्रीम होते हैं, वो टीवी सीरियल्स और बहुत सारी चीज़ों के या अपने दोस्तों से बातें करके हम भटक जाते हैं ज़रूर। कि जैसे अगर आजकल डॉक्टर्स के ऊपर वेयर नॉट मी जैसे सीरियल आ रहा है, तो उसके ऊपर तो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। कभी कभार किसी पायलट के ऊपर कोई अच्छा ट्रेंडिंग सीरियल आ गया तो उस पर दिमाग भटक जाता है। बट बॉटम लाइन सब जनों को अंदर सबको पता होता है कि मेरी कॉलिंग क्या है। आज नहीं तो कल, कई बार किसी में देरी होती है, बट पता सबको होता है। बट बच्चे डिसाइड क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो कंफ्यूज्ड होते हैं और उनको ये लगता है कि फियर ऑफ गोइंग रॉन्ग, जिसको कहते हैं कि अगर मान लो मेरे को शायद इंजीनियरिंग करनी है, बट अगर मैं नहीं कर पाया, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सारे क्वेश्चंस में हम भटक जाते हैं। तो हम अपने दिल की आवाज को सुनना चाहते हुए भी नहीं चाहते, जो ट्रेंडिंग होगा हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। एक्चुअल क्या होना चाहिए? एक्चुअल में तो आपका जो मन है उसमें करिए, क्योंकि अगर आप ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है, ठीक है ना। मैं इस लाइन में क्यों? क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें पैशन है, हाँ, मेरे को पसंद है, इसलिए कर रही हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि जी आप ऐसा करिए, कल से आप शेफ बन जाइए, तो क्या आप कर पाएंगे? हाँ, थोड़ा सा मतलब बहुत मुश्किलें आएंगी उसमें करने में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जहाँ होगा तो आप कोई भी, कहते हैं ना, राई का पहाड़ बना सकते हो एक्चुअली में। आपको ऐसा नहीं लगता मैम, जितना मैंने फील किया अभी तक, कि बच्चे जैसे मिसगाइडेड होते हैं, राइट? इंडिया में मोस्ट ऑफ द फैमिलीज जो हैं वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, राइट? इंटरेस्ट या पैशन जैसी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जहाँ पे फैमिली वेल मेंटेन्ड हो, और अगर एक्सपोजर बच्चा, हाँ, बच्चा कुछ ना भी कर पाए तब भी उसे प्रॉब्लम ना हो। बट एक मिडिल क्लास जिसके पास ऑप्शंस ही नहीं है दूसरे, और लोअर मिडिल क्लास है, वो कैसे इंटरेस्ट के बारे में सोच सकता है? उसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ऐसी चीज चूज करनी है जिससे पैसा है, जिससे वो अपना अच्छा घर बना सके, अच्छी गाड़ी ला सके, या डेली खाने के लिए पैसा आ सके। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही जेन्युइन है। एक मेरे पास एक मिडिल क्लास फैमिली से एक बच्चा आया था, लॉ कर रहा था। अब उसके पिताजी लॉयर थे, उन्होंने कहा जी लॉ है, हमारे पुश्तैनी काम को आगे चढ़ाना है, ठीक है। वो बच्चा मेरे पास आया और बहुत जिद में था कि मुझे तो, और वो 3rd ईयर में था लॉ के, ठीक है, और बहुत जिद में था कि मेरे को तो छोड़ना ही छोड़ना है लॉ, ठीक है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे को तो पढ़ाई ही नहीं करनी, मैं तो उसमें कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। उसके फादर मेरे पास लेकर आए, उसको 5-6 राउंड ऑफ काउंसलिंग करी हमने, उसको समझाया कि बेटा 3 साल तो तेरे निकल गए, 2 साल ही बचे, इसको खत्म कर ले, उसके बाद तूने जो पैशन करना है वो कर सकते हो, ठीक है। एक डिग्री हाथ में आ गई, उसके बाद आपने जो करना है आप कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर योर क्वेश्चन इज कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं था तो उसने डिग्री बदली, उसके बाद वो मैनेजमेंट में गया, ठीक है ना। हम जब ये आपने बात बोली कि उसको, बच्चे को ऑप्शंस नहीं पता, उसके लिए हाँ, आजकल काउंसलर्स का एक बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो कि इवन सरकारी स्कूल्स में जाकर काउंसलिंग कर रहे हैं और उसमें बच्चों को बता रहे हैं कि ऑप्शंस क्या है। एक अच्छी बात हमारे और आप लोग के टाइम में फर्क जो है कि चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, उनके पास भी इंटरनेट है जिसमें गूगल करके ऑप्शंस और रीलें सब कुछ हो सकती हैं, जिसको उसमें से सही और गलत बाइफरकेट करना मुश्किल है, बट फिर भी एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम पे 5 या 6 फील्ड्स होती थी, आज के टाइम में 50 है, मे बी मोर देन, ठीक है ना। हर एक फील्ड में आजकल तो हर एक में स्पेशलिटी अलग अलग आ गई है। पहले सिर्फ एक सिंपल आप वकील होते थे, आजकल तो हर जगह पे अलग हो गया, ठीक है ना,
कि सिविल लॉ का अलग है होता, पहले भी था, हर एक का अलग अलग डिपार्टमेंट बिजनेस हो गए। डॉक्टर में भी पहले एक जनरल फिजिशियन होता था, एक सर्जन होता था। आजकल तो हर एक उंगली या पार्ट के भी अलग अलग सब डॉक्टर्स बन चुके हैं। सो स्पेशलाइजेशंस बढ़ चुकी हैं, ऑप्शंस बढ़ चुके हैं। कैसे उनको एक्सपोजर करना एक क्वेश्चन है और एक गैप हमारे इंडिया में है, मैं डिनाई नहीं करूंगी कि बच्चों को एक्सपोजर उतना नहीं मिल पाता, फिर वो निर्भर करते हैं सोशल मीडिया पे। तो एज काउंसलर्स, एज फैसिलिटेटर्स, मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रेंडिंग रील के साथ साथ जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी अगर हम सब सर्कुलेट करें तो उसमें बच्चों का भला होगा। अल्टीमेटली कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सबसे पहले चीज़ तो पढ़ेगा नहीं, सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। इंडिया में आज भी मैम हमारे पास बच्चे आते हैं, लगभग हमने 3500 बच्चे 3 महीने में गाइड किए हैं, राइट। बीटेक जो अच्छे कॉलेजेस से किए हैं, उनको ये नहीं पता कि उनको कौन सी टेक्नोलॉजी में फोकस्ड होना चाहिए, नहीं क्लियर है। मे बी शायद आपके पास भी आया होगा कि मैम मैं कौन सा कोर्स जाके अब्रॉड में पढ़ाई करूं जिससे मेरी अच्छी जॉब लग सके, बिल्कुल मेरी लाइफ सिक्योर हो सके। तो इंडिया में लोगों को यही नहीं पता है कि इतने करियर ऑप्शंस होते हैं। बिल्कुल, अगर मैं किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछूंगा या इंसान से, टेक्निकल फील्ड वाले से, कि दुनिया में कितनी ब्रांचेस होती हैं बीटेक की, शायद नहीं बता पाएंगे, पता ही नहीं है। अगर मुझे अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, अगर मुझे स्टार्टिंग से सिर्फ दे दिया गया कि ये करो आप, बाकी चीज़ों का एक्सपोजर ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो लिमिटेशन बांध रहे हैं ना, हम ही बांध रहे हैं ना लिमिटेशंस को, क्योंकि हम ही उनको एक्सपोजर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, हम सोसाइटी भी जिम्मेदार है कि हम लकीर के फकीर बनना चाहते हैं। हम भी अभी भी सेफ ऑप्शन देखना चाहते हैं। अगर कोई बच्चा कहता है मुझे डिजाइन में जाना है, ठीक है ना, तो उसके पेरेंट्स फट से बोलेंगे कि नहीं, क्यों। मेरे पास एक पेरेंट आई थी, वो खुद डॉक्टर थे, दोनों माँ बाप। वो बेटी, उसकी शक्ल पे लिखा था वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती, तो उसको बायोलॉजी से रिलेटेड मैंने 8-10 ऑप्शन उनको दिए, उनको सजेशन दिया। तो उसकी माँ का एक बहुत ही टिपिकल आंसर था, क्या तुम अब लोगों के मतलब ब्लड टेस्ट करोगी, तुम लोगों के मतलब सोसोपॉटी को टेस्ट करोगी बैठ के, तुम्हें कंपाउंडर बनना है, तुम्हें ये करना है। उन्होंने उसको वहीं पे, उसको बायोटेक्नोलॉजी में जाने का मन था बच्ची को, बट उसको कहा नहीं, तुम तो डॉक्टर ही बनोगी। रिजल्ट ये हुआ, हमने डॉक्टर की एप्लीकेशन माँ की जिद पे हमने की, उसके बच्चे के मार्क्स ही नहीं आए क्योंकि उसको मन ही नहीं था। और फिर अल्टीमेटली, और मैंने उनसे जब बात करी, बच्चे से मैं अकेले बात करी, मैंने उसको बोला कि मैम इसको बिजनेस में या बायोटेक से इंटरेस्टेड है, इसको डॉक्टरी करनी ही नहीं है। अल्टीमेटली उसको बच्चे को बिजनेस में भेजा, फायदा क्या है उस बच्चे का, जो 12वीं की जो अच्छी जर्नी थी, जिसमें दोस्तों के साथ स्कूल की जर्नी एक अलग ही उसका मजा होता है, वो आपने खत्म कर दिया और आप सीधा सीधा इस पे आ गए कि भाई इसको खत्म करना है अपनी जिद के पीछे। तो कहीं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, हमें एज पेरेंट्स, एज काउंसलर्स, हम लोग को भी थोड़ा सा इस बात को समझ के चलना चाहिए कि हम अपनी इच्छाएं उनके ऊपर ना थोपें, जबरदस्ती ना करें। अगर आज आप खुद एक मिडिल क्लास स्टूडेंट होते हैं, राइट, और आपके पास लिमिटेड बजट होता है या रिसोर्सेज होते हैं, तो आप क्या अब्रॉड स्टडी के बारे में सोचते हैं या चूज करते हैं? अगर हाँ है तो कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स और क्या बजट होता? तो अगर मैं बाहर पढ़ने के लिए मिडिल क्लास फैमिली से अगर मैं हूँ और मुझे बाहर पढ़ने का है, तो सबसे पहले जो समझदारी की बात है, पहले तो मैं अपनी एकेडमिक लेवल चेक करना चाहूँगी। ओके, मान लीजिए मैंने बैचलर्स करी है, मेरी CGPA है 6.2, 6.3 और एकेडमिकली इतनी ब्राइट नहीं है। मैं नहीं कहूँगी कि ऑप्शन नहीं है, बट आप एक रिस्क ले रहे हो, ठीक है। अगर क्योंकि अगर आपकी 6.2 है, 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या आपके ऊपर सोशल लाइबिलिटीज, अपने घर के पैसे कमाने के, जैसे आपने बोला कि उनको पैसे कमाने होते हैं, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो उस वजह से नहीं आपके मार्क्स आ पाए, क्योंकि आप पढ़ाई पर उतना समय नहीं दे पाए। उस सिचुएशन में अगर तो आपकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर पढ़ने जाओ। ओके, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। वो इसलिए क्योंकि अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको आपके पेरेंट्स ने सुविधा दी, उसके बाद भी आपने
इतनी 50-60% आप लेकर आए, इसका मतलब अब वहाँ जाकर आपको जब वहाँ पर अपने रोटी सब्जी सब कुछ कमरा सब कुछ आपको देखना है, और उसके बाद आप पढ़ाई पे कितना ही ध्यान दोगे तो आपको जो भी पैसे लगाओगे जाकर आप ना तो सक्सीड कर पाओगे क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है, और वो पैसे बर्बाद होंगे। ठीक है। दूसरा, आपके पास परसेंटेज कम थी और आपने क्योंकि आपके पास सोशल लाइबिलिटी ज्यादा थी, आपको कुछ जिंदगी में करने का मन है, आप करना चाहते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो, बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज तो होती हैं अच्छी, डिपेंडिंग ऑन क्या हम करना चाह रहे हैं। लाइक अगर बिजनेस जैसा कोर्स है तो नहीं, उसमें कुछ खास ऑप्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में से या कंट्रीज में से। अगर मान लीजिए कि आपने इंजीनियरिंग फील्ड है या कोई स्टेम बेस्ड फील्ड है या फिर कोई स्पेशल कोई सोशल सर्विस का फील्ड है जिसकी बाहर अहमियत है, तो सबसे पहले होमवर्क ये होना ज़रूरी है कि हमारा कौन सा फील्ड जिसमें बाहर जाकर हमारे को फ़ायदा है जाने, नंबर 1। नंबर 2, एकेडमिक ग्रेड, जैसे मैंने कहा कि जिस केस में आपकी सोशल लाइबिलिटी की वजह से मार्क्स है तो इसका मतलब तुम्हें जुनून है, मेहनत करने का जज्बा है, तो तुम वहाँ पे सक्सीड कर जाओगे। तो ये नहीं है कि मैं कैटेगराइज करूंगी कि सिर्फ 70-80% वाले जा सकते हैं, कम एवरेज वाले नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी थी। बट अगर आप कहते हैं ना इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, तो मस्ती करने बाहर मत जाओ। अपने बच्चों जो आपके घर के वैसी जो चार पूंजी है उसको हम वेस्ट में नहीं करना चाहूंगी, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन जिसमें मेरे को और लाइबिलिटीज थी, जितना मैं समय पढ़ाई में नहीं दे पाई और मेरे पर मार्क्स कम आए, तो उसके लिए मैं फिर होमवर्क करूंगी जहाँ पे मुझे मैक्सिमम स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। ठीक है। जैसे कि इटली है और स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूरोपियन कंट्रीज बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स देती हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी देती हैं, बट वो आपकी जैसे मिडिल क्लास में है, और अगर आप वो स्टाटा सोशल उसमें नहीं आते, फाइनेंशियल स्टाटा में जिसमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो पहले 1 साल अपना उसमें होमवर्क करें। मतलब पढ़ाई करते करते दौरान भी आप कर सकते हैं, बट स्कॉलरशिप्स आपका मेन एक होना चाहिए। अगर आप सोचो कि सारा ही लोन दे लेके सारा अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को और डिप करते जाओ, तो उसमें समझदारी नहीं है। आई वुड रेकमेंड कि अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो कोशिश ये करनी चाहिए वो कंट्री चूज करें जो मुझे मैक्सिमम स्कॉलरशिप दे सके। कहते हैं ना, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, वो वाली बात होगी कि मेरा काम भी हो गया और मेरे घर पे परिवार पे मेरे प्रॉब्लम नहीं आ पाई, कि भगवान ना करे किसी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल पाई, कुछ है तो कम से कम मेरे घर पे एक और लोन सर पे ना खड़ा हो जाए। ठीक है। दूसरा आपने क्वेश्चन पूछा कौन सा कोर्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी आंसर करा कि भी थोड़ा टेक्निकल कोर्सेज हो गए या फिर कोई अलग निश कोर्स हो गया। रेगुलर सीधा एक एमए करने ना जाए, नॉर्मल सिंपल एमए, उसका कुछ ज्यादा ना तो स्कोप है ना आप उसमें ज्यादा कोई नौकरियां ढूंढ पाएंगे। वो इंडिया में ही आप कर लीजिए, वो इंडिया में ही कर लीजिए। ठीक है ना। मतलब अगर आप इजी कोर्स करना चाहते हैं तो नहीं, जैसे आजकल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली है ही है, साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इन सब चीजों पे है, इन पे बहुत पैसा बाहर मिल जाता है, तो ये टाइप के कोर्सेज अच्छे हैं। ठीक है। आजकल सोशल वर्क है, काउंसलिंग है, आजकल बाहर में सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या है कि हमारे जैसे हम तो क्या है पूरा खानदान, दादा परदादा सब साथ ही रहते हैं, ठीक है ना। बाहर में थोड़ा सिस्टम अलग होता है कि आप 18 साल के हुए नहीं, आप बाहर निकल जाओ अपने आप में, फॉरेन कंट्रीज में। तो वहां पर एक लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। 50, 60, 70 की एज की जनरेशन में उनको एल्डरली केयर की बहुत जरूरत होती है, उनको काउंसलर्स की बहुत जरूरत होती है, जो उनका मन की बात करने के लिए नहीं है लोग वहां पर, ठीक है ना। जापान में जैसे अब बात करें कि उनके पास यंग जनरेशन ही नहीं बची, क्योंकि उन्होंने बच्चों का ही लिमिटेशन लगा दी थी, बच्चे नहीं करने, तो वहाँ की उनकी बहुत सैड कंट्री हो रही है, तो वो लोग यंग ब्लड चाह रहे हैं। तो काउंसलर्स का रोल बहुत अच्छा है, चाहे वो स्कूल काउंसलर्स हैं, चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज में काउंसलर्स हैं, और इवन फॉर हॉस्पिटल्स जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी बात करने के लिए कोई जाना चाहिए, तो काउंसलर, सिर्फ एक बात करने के लिए काउंसलर्स, मेडिएटर्स। तो इस टाइप की जॉब्स बहुत ज्यादा अच्छी है, ठीक है, जो आप साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के बाद भी आप जा सकते हैं। तो ये आपके कोर्स का हो गया, कंट्रीज मैंने आपको बता दी। तो ये सारा एक बहुत ही एक कोई ऐसा नहीं है कि जी
मिडिल क्लास जा सकता है, नहीं जा सकता है, कौन सा कोर्स, कितना आप में मोटिवेशन है, कितना आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, किस टाइप की कंट्री में आप जाकर सस्टेन कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में भी एक और है, लैंग्वेज बैरियर भी है। हाँ, वहाँ की नेटिव लैंग्वेज, वहाँ की नेटिव डच लैंग्वेज है, फ्रेंच है, जर्मनी है, स्पेनिश है, तो वो भी आपको थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। तो मतलब अगर मिडिल क्लास है, गुनाह नहीं है ड्रीम करना, बट थोड़ा सा होमवर्क करके जाएंगे तो आप थोड़े में आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें आपको पूरी फंडिंग भी मिल सकती है, लिविंग एंड ट्यूशन पूरा कुछ फंडिंग मिल जाती है, तो उसकी कोशिश करनी चाहिए। ऐसी कोई लर्निंग जो आज तक आपकी लाइफ की सबसे कॉम्प्लिकेटेड रही हो और आप स्टूडेंट्स को देना चाहें, जिससे उनकी लाइफ ग्रोथ में एज वेल कुछ भी ऐसी सीख? मैं एक बस बच्चों को हमेशा यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपने काउंसलर को सही से चुने। मैं नहीं कह रही मुझे चुनिए, ठीक है। एक काउंसलर के बारे में उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करिए, उसकी हिस्ट्री, वीज़ा हिस्ट्री ज़रूर चेक करिए, आपका कोर्स की क्या है। सिर्फ वो ट्रेंडिंग है तो वो ट्रेंडिंग शायद आपके लिए ना बना हो। अपने मन की सुनिए, अपने पैशन को सुनिए, आज नहीं तो कल आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। बस मेक योर चॉइसेस वाइजली, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई विल से। Okay, thank you so much. Thank My you pleasure. for your valuable time, ma'am. Thank you so much. Thank you.